आरएसएस का ग्वालियर में विविध संगठनों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग की बैठक संपन्न हुई। इस प्रशिक्षण वर्ग में राष्ट्रीय सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई। इस चर्चा के साथ ही आरएसएस ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसमें आरएसएस सामाजिक समरसता और टूटे परिवारों को बचाने का भी काम करेगा। जिस तरह से परिवारों में टकराव और रिश्तों में दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसके अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक समरसता और टूटे परिवारों को बचाने पर काम करेगा। सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की मौजूदगी में इस प्रशिक्षण वर्ग में विभिन्न संगठन प्रमुखों को आने वाले इस साल में इसी दिशा में काम करने के लिए कहा गया है। वर्ग में कहा गया कि छुआछूत और ऊंच नीच से ऊपर उठकर समाज का प्रत्येक वर्ग सिर्फ हिंदू के रूप में अपनी पहचान बनाए। इसके लिए निचले स्तर तक आरएसएस के कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए कहा गया है, जिससे हिंदू समाज एकजुट हो और टूट रहे परिवारों को भी एकजुट किया जाए। आरएसएस लगातार हिंदू समाज को मजबूत करने को लेकर काम करता रहता है। आरएसएस के मुताबिक हिंदू मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। इसलिए चाहे जाति कोई भी हो, लेकिन सब हिंदू हैं, यही लक्ष्य के साथ आरएसएस आगे बढ़ रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और जानेंगे कि आरएसएस को इस मुहिम की आवश्यकता क्यों पड़ी और आरएसएस अपने इस प्रयास में कितना सफल होगा, तो इससे बीजेपी को राजनीतिक फायदा कितना होगा। हमारी खास पेशकश संघ का अगला पड़ाव समरसता से सामाजिक जुड़ाव में। और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है इस पर चर्चा करने के लिए, उनका मैं आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले रघुनंदन शर्मा जी, जिस तरह से बैठक संपन्न हुई, इसमें अब सामाजिक समरसता को लेकर और टूटते परिवारों को बचाने को लेकर अब इसमें संघ आने वाले दिनों में काम शुरू करने वाला है। इसको बीजेपी किस तरह से देखती है? आपका भी जुड़ाव बहुत लंबे समय तक रहा है आरएसएस से, किस तरह से देखते हैं इस अभियान को लेकर? क्योंकि लगातार आरएसएस यही कोशिश करता रहता है कि हिंदू एकजुट हो जाए, क्योंकि अगर हिंदू एकजुट होगा तो उसका मानना है कि भारत मजबूत होगा। हाँ जी, देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विगत 100 वर्षों से, एक ही वर्ष कम है पर अब लगभग विगत 100 वर्षों से राष्ट्रवाद की विचारधारा को पुष्ट करते हुए व्यक्ति निर्माण के काम में जुटा हुआ है। चरित्रवान व्यक्तियों का निर्माण करना, राष्ट्रभक्त युवकों का निर्माण करना, उनमें वो संस्कार पैदा करना, इसके लिए संघ जुटा हुआ है और उसी के परिणाम स्वरूप आज भारत इस रूप में विद्यमान है। अन्यथा विदेशी विचारधारा से प्रेरित ऐसे कई संगठन हैं, कई शक्तियां हैं जो भारत को नष्ट करने पर तुले हुए थे। यहां यदि संघ नहीं होता तो मैं दावे से कह सकता हूं कि यदि 1925 से लेकर अभी तक संघ कार्य नहीं कर रहा होता, यह संस्था जीवटता के साथ लगी हुई नहीं होती, तो भारत नहीं रहता। ये कई टुकड़ों में बढ़ जाता अथवा यह किसी इस्लामी स्टेट की तरह से, इस्लामी राज्य की तरह से परिवर्तित हो चुका होता। क्योंकि प्रयत्न तो बहुत हुए, विभाजन ही, इस देश का विभाजन ही इस आधार पर हुआ है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, तो हम अलग अलग रहेंगे, अपने अलग अलग देशों में रहेंगे, अपने लिए देश मान लिया, भूमि मांग ली, अलग राष्ट्र बना लिया। लेकिन जो इस देश को, इस देश की संस्कृति को नहीं समझते थे या कमजोर करना चाहते थे प्रारंभ से ही, ऐसे लोगों ने उस विभाजन में आबादी की अदला बदली को स्वीकार ही नहीं किया और कहा नहीं, पाकिस्तान भले ही दे दिया है, लेकिन जिनने पाकिस्तान की मांग की तो वो भारत में रहेंगे, जिनके लिए पाकिस्तान बनाया था उनको भारत में ही रख लिया और अब दूसरा पाकिस्तान बनाने की योजना में जुटे हुए हैं। कहते हैं भारत जोड़ो,
पर वास्तव में भारत जोड़ो नहीं है, भारत तोड़ो अभियान में लगा हुआ है। वो सारे देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं। संघ है जो भारत को जोड़ रखा है, भारतीय संस्कृति को जोड़ रखा है और संस्कृति को बचा रखा है। मैं संघ के प्रयासों को स्तुत्य मानता हूं, उनका सम्मान करता हूं। बिल्कुल ठीक है। रमेश शर्मा जी, आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से लगातार विपक्ष की तरफ से जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, सपा पार्टी की तरफ से पीडीए की बात की जा रही है, तो यहां पर जिस तरह से हम देखते हैं आरएसएस एक तरह से नींव डालने का काम करता है, उसके ऊपर बीजेपी इमारत खड़ी करती है। तो ये क्या इस वक्त आवश्यकता इसलिए पड़ गई है क्योंकि जिस तरह से विपक्ष जातिगत जनगणना, सपा पार्टी, पीडीए एक घेराव करने की कोशिश कर रही है बीजेपी को, इसलिए आरएसएस ये कदम उठा रहा है, जैसे मैंने कहा वो नींव डालने का काम करता है, बीजेपी उस पर इमारत बनाती है। देखिए, मोटे तौर पर संघ के बहुत सारे काम, जहां तक मैं अपनी पत्रकारिता में संघ को समझा हूं, संघ के बहुत सारे काम राजनीति के लिए नहीं होते, वो राष्ट्र संस्कृति के लिए काम करते हैं। भाजपा का जन्म तो 1980 में हुआ और संघ का जो जन्म है वो 1925 में हो गया था। तो मोटे तौर पर वो राजनीति के लिए काम नहीं करते, वो राष्ट्र के लिए काम करते हैं। ये जो अभी बात आई है कि एकता की, संघ के जहां तक अगर अंदरूनी कार्यक्रमों में 2-4 में गया हूं मैं रिपोर्टिंग के लिए, तो वहां मैंने देखा वहां व्यक्ति को उपनाम से, सरनेम से नहीं पुकारा जाता है। जैसे मान लीजिए आप हैं, तो अगर आप संघ में होते तो आपको भागीरथ साहू नहीं कहते, वो भागीरथ जी कहते, या रघुनंदन जी को रघुनंदन शर्मा नहीं कहते, रघु जी कहते, या मुझे भी। तो कुल मिलाकर के ये बहुत आश्चर्यचकित हुए थे गांधी जी भी, जो 1934 में जब वो वर्धा संघ के एक वर्ग में गए थे तो वो भी आश्चर्यचकित हुए। 1938 में अंबेडकर जी गए तो वो भी आश्चर्यचकित हुए। तो संघ जो है वो जाति के लिए काम नहीं करता, धर्म के लिए काम नहीं करता, वो राष्ट्र संस्कृति के लिए काम करता है। संघ प्रमुख जी, कई बार हमने उनके वक्तव्य सुने हैं कि कहीं ना कहीं पूजा पद्धति बदल देने से राष्ट्र नहीं बदलता, इसलिए संघ का एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी काम करता है। तो मोटे तौर पर संघ जो काम करता है वो राष्ट्र संस्कृति के लिए काम करता है। और जिन 5 चीजों पर संघ जोर दे रहा है इस समय, जिसमें एक सामाजिक समरसता को जोर दे रहा है, दूसरा कुटुंब को। अगर आप देखेंगे कुटुंब अगर टूट जाएगा तो व्यक्ति का निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति का निर्माण केवल विद्यालय में जाकर के किताब पढ़ने से नहीं होता। परिवार की जो परंपराएं होती हैं, कई बार छोटा बच्चा अपने बड़ों की, अपने चाचा को, अपने दादा को, अपने मामा को, अपने ताऊ को, उनकी दिनचर्या को देख करके जो सीखता है। हम दूर अगर ना जाएं, भारत को ही देखें, वो बिरला जी का परिवार हो कि वो अडवाणी जी का परिवार हो, या और वो मोहम्मद अली जिन्ना का परिवार हो, किसी का भी परिवार हो, जो संयुक्त परिवारों में लोग रहे हैं, अंग्रेजी भाषा में जिसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं, भारतीय परंपरा में उसको कुटुंब कहते हैं। तो जो कुटुंब में रह करके जो बच्चे पले हैं और बड़े हैं, उनके व्यक्तित्व एक अलग प्रकार का है। और जो एकाकी तरीके से रहते हैं, हॉस्टलों में रहते हैं और फिर चले गए विदेश, आज क्यों बढ़ रही है आखिर वृद्धाश्रमों की संख्या? बच्चे जो हैं माता पिता की बीमारी में देखने को नहीं आ रहे, प्रॉपर्टी लेने को नहीं आ रहे। तो कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति में तो जो संघ की जो जिन 4-5 चीजों पर उनका जोर है इस साल पूरे उनके शताब्दी वर्ष में, उसमें कुटुंब एक है, उसमें पर्यावरण एक है, उसमें सामाजिक समरसता एक है, उसमें युवकों में दायित्व बोध है, उसमें नागरिकों में स्वत्व का बोध है। तो ये जो 4-5 चीजों पर वो जोर दे रहे हैं, कुटुंब उसी में से एक है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर बच्चा कुटुंब में रहेगा तो जिस तरीके से व्यक्तिगत अपराध बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूं व्यक्तिगत अपराधों में जो बढ़ना भी रुकेगा। संबंधों में जो क्रूरता देख रहे हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं तो पति पत्नी में उतने झगड़े नहीं होते, लिहाज बहू भी करती है और बेटा भी लिहाज करता है। तो कहीं ना कहीं वो जो लिहाज है वो समाप्त हो रहा है। लिहाज को परिवारों में दोबारा लाना है, इसलिए संघ वालों ने कुटुंब की बात कही है। मुझे नहीं लगता कि इसका राजनीति से इसका कोई बहुत लेना देना हो। जी बिल्कुल। लेकिन रघुनंदन जी देखिए, जिस तरह से रमेश शर्मा जी के राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हर किसी को पता है कि बीजेपी संघ का ये एक विंग है जो एक राजनीतिक तौर पर काम करता है। परिवार कितना भी मजबूत हो, लेकिन अगर
भारत देश अगर मजबूत नहीं होगा तो परिवार उस तरह से मजबूत नहीं हो पाएगा। उसके लिए यहां पर राजनीतिकता मजबूत होनी चाहिए। एक जो सरकार के जो एक गठन होता है वो पूरी मजबूती के साथ होनी चाहिए। उसके जो विचार होने चाहिए राष्ट्रवादी होने चाहिए, और इसी को लेकर संघ कहीं ना कहीं एक जो उसका विंग है उसको लेकर काम करता रहता है। तो क्या आप ये मानते हैं या इससे लगता है कि जिस तरह से अब यहां पर संघ अपने विस्तार को लेकर भी बात करता रहता है, इसके जरिए विस्तार भी होगा, क्योंकि जब लोगों के बीच में जुड़ाव होगा संघ का तो बिल्कुल विस्तार होगा और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? ये भारतीय जनता पार्टी को स्वतः लाभ मिलता है तो उसका कारण एकमात्र ये है कि जो भी देश के प्रति निष्ठा और संस्कार प्राप्त करेंगे उनका झुकाव स्वभावतः बीजेपी की तरफ जाएगा। राष्ट्रहित सर्वोपरि इस कल्पना को लेकर के, इस नारे को लेकर, इस विचार को लेकर के संघ काम करता है। तो जो देश हित सर्वोपरि मानता है वो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। लेकिन संघ कभी नहीं कहता कि तुम बीजेपी में जाओ। संघ केवल संस्कार देकर, संघ केवल उसको विचार देकर, देशभक्ति का पाठ पढ़ाकर उसको स्वतंत्र छोड़ देता है और राजनीतिक रूप से वो किसी भी दल में जाए उसके लिए कोई आग्रह नहीं होता। अब ये बात अलग है कि राष्ट्रहित जहां देखता है वहां जाता है, जहां देशभक्ति देखता है वहां जाता है। अन्यथा इस देश में, इस देश को तोड़ने के लिए जातिवाद की जो बीमारी हमारे यहाँ आई है, अभी आप ही कह रहे थे और रमेश जी ने भी कहा कि ये जातिगत जनगणना का एक शगुफा छोड़ा हुआ है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो आज जातिगत जनगणना के समर्थक हैं, इनके पूर्व विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब थे तब सारे समाजवादी जाति तोड़ो, जात पात नहीं चाहिए इसका नारा लगाते थे। जब जात पात रहेगी नहीं तो उसकी गिनती कैसे होगी। लेकिन अब बिल्कुल उसके विपरीत वो चल रहे हैं। अब वो जाति की गणना कर रहे हैं, जाति को देख रहे हैं और जाति के नारे लगा रहे हैं। शोषित, पीड़ित, दलित, ये सारी बातें कर रहे हैं। हम यादव हैं, हम पिछड़े हैं। तो ये सारे लोगों को, समाज को बांटने का प्रयत्न किया जा रहा है, जबकि समाजवादियों का मूल विचार था कि समाज एक रहे, एक समाज का निर्माण करना। और ये हमारे यहाँ तो बहुत प्राचीनतम ये जो जातिवाद की बीमारी पैदा हुई है, ये हमारे यहाँ की व्यवस्था में विकृति का परिणाम है। वास्तविक और यथार्थ विचार में तो कहीं बटने का सवाल ही था। हमारे यहाँ तो हजारों वर्ष पूर्व कहा है, अयम निज परोवेति गणना लघुचेतसाम, ये मेरा है, ये पराया है। ये जातिवाद में यही होगा ना कि ये मेरा है, ये पराया है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। लेकिन हमारे यहाँ कहा है कि अयम निज परोवेति गणना लघुचेतसाम, छोटी सोच के लोग ये मेरा और ये पराया कहते हैं। और जो बड़ी सोचती है वो तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। अयम निज परोवेति गणना लघुचेतसाम, और अंत में इसके वसुधैव कुटुंबकम शब्द आता है। तो पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार, इतना व्यापक विचार लेकर भारतीय विचार चला है। भारतीय संस्कृति ने तो यही नारा दिया है, यही विचार दिए। और भगवान कृष्ण ने कहा है, उन्होंने तो जातिवाद का बहुत विरोध करते हुए कहा कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टवा गुण कर्म विभाग, ये 4 वर्णों की रचना मैंने की है, तो ये गुण और कर्मों के आधार पर किए, जन्म और जाति के आधार पर नहीं किए। चारों वर्णों की व्यवस्था केवल समाज में काम के दृष्टि से होता है, वही की है। जैसे किसी भी कार्यालय में बाबू अलग होता है, कारकुन लिपिक अलग होता है, अकाउंट से लेखा जोखा देखने वाला अलग होता है, सुरक्षा के लिए प्रहरी अलग होते हैं, हर जगह यही व्यवस्था है। तो ये इस आधार पर न तो हमने छुआछूत को कभी माना, न हमने ऊंच नीच को माना। हमने चारों वर्णों को देश के लिए, संस्कृति के लिए काम करने वाले माना है, केवल उनके गुण और कर्मों के आधार पर। यदि श्रेष्ठ परिवार में जन्म लिया, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, लेकिन उसके गुण और कर्म यदि उस प्रकार के विचारों के हैं तो वो सफाई कर्मचारी होगा, वो
क्षत्रिय है तो वीरता के काम में जाएगा, तो देश के लिए जाएगा, लड़ेगा, तो वो उस हिसाब से जाएगा। तो वो ब्राह्मण भी क्षत्रिय हो सकता है, क्षत्रिय भी ब्राह्मण हो सकता है, दोनों शूद्र भी हो सकते हैं और वैश्य भी हो सकते हैं, और वैश्य ब्राह्मण भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ गुण और कर्मों के अनुसार व्यवस्था की है, जाति और जन्म के आधार पर नहीं की है, और संघ इसी बात को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल, जिस तरह से कर्म के आधार पर जातिगत यहां पर व्यवस्था है। लेकिन रमेश शर्मा जी, आप जिस तरह से देखें, जातियों को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। 2014 का रिजल्ट देख लें लोकसभा का, 2019 का रिजल्ट देख लें अगर लोकसभा का, तो ऐसा लगा कि हिंदू जाति में ना बंटकर इकट्ठा होकर उसने बीजेपी को वोट दिया। इसलिए दोनों बार एक पूर्ण बहुमत की सरकार देखने को मिली। बीजेपी अपने दम पर अभी एनडीए की सरकार है, और महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में खासकर ऐसा लगे कि वहां पर जो हिंदू समाज है वो जातियों में बढ़ गया। और यही चिंता है, इसी चिंता को लेकर हम देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से जो भी बयान सामने आ रहा है, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के बयान जो सामने आ रहे हैं, इसको लेकर बड़ा एक हाट देखने को मिल रहा है। झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र में हो, बटेंगे तो कटेंगे ये बयान खूब छाया हुआ है। लेकिन भावुकता से जो जुड़ता है वो ज्यादा मजबूती से जुड़ता है। इसलिए संघ अपने तौर पर भी प्रयास कर रहा है, क्योंकि संघ को पता है कि अगर जाति के जनगणना को लेकर विपक्ष जिस तरह से बांटने का प्रयास कर रहा है और जिस तरह से पीडीए की बात सामने आ रही है, संघ एक अपने स्तर में भावुकता के साथ लोगों को जोड़ रहा है, क्योंकि हिंदू एकता हमेशा एक प्रमुख बिंदु रहा है आरएसएस का। देखिए, मोटे तौर पर जैसा कि मैंने कहा है, जो रघु जी ने बात कही, उन्हीं की बात को मैं दो आगे बढ़ा करके आपकी बात का उत्तर देता हूं कि भारत में व्यवस्था जाति व्यवस्था नहीं है, भारत में गुण कर्म की व्यवस्था है। अगर जन्म और जाति की व्यवस्था होती तो दीपावली पर आप कुबेर का पूजन करते हो, दशहरे पर रावण का पुतला जलाते हैं, दोनों के दोनों भाई हैं। अगर हम उस जमाने की बात ना करें, मीराबाई और झाला रानी ने गुरु रैदास जी को बनाया है। रैदास जी का जन्म किस परिवार में हुआ है? रानी दुर्गावती कालिंजर की राजकुमारी रही। कालिंजर सूर्यवंशी राजकुमार थे, उनकी माता राणा सांगा की बहन है, वो गोंडवानी में ब्याही हुई है। भोपाल की रानी कमलापति ये सूर्यवंशी क्षत्रिय सलकनपुर के राजा थे। वो तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ जन्म और जाति कभी महत्वपूर्ण नहीं रही है। और जिन भगवान बिरसा मुंडा की हम 15 नवंबर को जयंती मनाने जा रहे हैं, उन्होंने जो जनजाति समाज को जनेऊ पहनाए थे उसी झारखंड में, उनका जो 5 सूत्री कार्यक्रम था। तो कुल मिलाकर के, लेकिन ये अंग्रेजों का षड्यंत्र था, डिवाइड एंड रूल, बांटो राज करो। तो अंग्रेज चले गए, लेकिन उनके कुछ बीज भारत में है। एक सवाल में भागीरथ जी आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि जातिगत जनगणना करनी है तो हमको जातिगत जनगणना हिंदुओं में ही क्यों करनी है? आपने पूछा कि रोमन कितने हैं और कैथोलिक कितने हैं, सिया कितने हैं और सुन्नी कितने हैं और रोहिंग्या कितने हैं, पठान कितने हैं और राइन कितने हैं, तो कुल मिला, और खान कितने हैं और कुरैशी कितने हैं, तो उनके यहाँ भी तो कितनी सारी जातियां होती हैं, उसकी चर्चा कोई नहीं करता। बाकी सारे लोग संगठित रहे, केवल हिंदू समाज डिवाइड होता रहे, इसलिए जातिगत जनगणना की बात करते हैं। जातिगत जनगणना का विरोध केवल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने नहीं किया था, 1980 में इंदिरा जी ने विरोध किया था, 1947 में गांधी जी ने विरोध किया था, 1952 में नेहरू जी ने विरोध किया था। उस समय के जितने नेता थे, डॉक्टर अम्बेडकर हो, वो नेहरू जी हो, वो गांधी जी हो, सेकेंड पीढ़ी में भी आप देख लें, वो इंदिरा जी हो, लोहिया जी हो, सावरकर जी, अपना जितने भी उस समय के सारे थे, सबने जाति का विरोध किया था। लेकिन जाति के आधार पर केवल हिंदुओं को बांटना, ये इस पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इसमें कुछ विदेशी षड्यंत्र है। जैसे ही आपने अगर जाति का विभाजन देखा, पूरी दुनिया में हिंदुओं पर हमला होना शुरू हो गया, बांग्लादेश में भी हो गया, कनाडा में भी हो गया, कई पाकिस्तान में भी हो गया, अफगानिस्तान में भी हो गया, सब जगह होना शुरू हो गया, कश्मीर में आतंकवाद अलग बढ़ गया। तो मोटे तौर पर कुछ देश सकते हैं जो भारत में जातिगत विभाजन करके, ताकि हम आपस में साहू और शर्मा लड़ते रहे और वो उठा यहाँ से गुलामों के पैकेट उठा करके लेते चले जाएं। ये जो है ये विदेशी षड्यंत्र है। राजनीतिक दल राष्ट्र संस्कृति के लिए काम नहीं करते, वो सत्ता के लिए काम करते हैं। संघ वाले जो, जहां तक मैं संघ को समझता हूँ, वो राष्ट्र संस्कृति के लिए काम करते हैं, इस राष्ट्र के भविष्य के लिए, इस राष्ट्र के सुदृढ़ीकरण के लिए। अभी 5वीं अर्थव्यवस्था में आए हैं, अभी हम कल्पना कर सकते हैं हम रक्षा
निर्यात करने की स्थिति बिल्कुल में है। बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, इस पर जरूर और चर्चा होनी चाहिए, लेकिन माफी चाहूंगा थोड़ा समय कम है, लेकिन देखना होगा अभी ये प्रयास कितना सफल होता है आरएसएस का। बहुत बहुत शुक्रिया रघुविंदर शर्मा जी और रमेश शर्मा जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से 5 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग की बैठक चली, इसमें कई मुद्दों पर मंथन हुआ, लेकिन अब जिस तरह से आरएसएस से दूरियां बढ़ाने, जो परिवारों में दूरियां बढ़ गई है उसे अब पास लाने की कोशिश करेगा, सामाजिक समरसता बढ़ाने की कोशिश करेगा, जो टूटे हुए जो परिवार हैं उसको एकजुट करने की कोशिश करेगा, इसके जरिए हिंदू एकता को और मजबूत करने की कोशिश करेगा। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, राजनीतिक तौर पर बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा, या फिर जिस तरह से विपक्षी पार्टी जाति के जनगणना या पीडीए की बात कर रही है, क्या उसके तोड़ के रूप में इसको देखा जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।